एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। और पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट यानी कि दोनों क्या हुआ है। जैसे दोनों आपको थोड़ा बहुत सेम लग रहे हैं नाम से यानी कि मौसम, बट फिर भी इनमें क्या डिफरेंस है तो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। की कंसेप्ट इसमें आप क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट पढ़ेंगे वेदर के, टेम्परेचर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेन, ड्यू, हेल, स्नो ये क्या होता है, विंड्स, क्लाउड, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट और वेदर इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर, रेन गॉज, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर एंड विंड वेन, इनके बारे में और उनके डायग्राम के बारे में भी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया गया है। आइसोहाइड्स एंड आइसोथर्म्स, उनका मीनिंग और डायग्राम क्या है। तो स्टूडेंट सीधा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। व्हाट इज वेदर, वेदर क्या है। वेदर इज द फिजिकल कंडीशन और स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस फॉर ए शॉर्ट पीरियड एज रिगार्ड्स टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। यानी कि जो वेदर है वो एक फिजिकल कंडीशन हुई और एक ऐसा स्टेट किसका, एटमॉस्फेयर का, किसी भी जगह का, और एक छोटे से पीरियड के लिए, जैसे कि जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेनफॉल, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी की फॉर्म में। तो वेदर एक फिजिकल कंडीशन भी किसी भी प्लेस की और बहुत कम टाइम के लिए। वेदर इज नॉट स्टैटिक, वेदर एक जैसा नहीं रहता, इसलिए इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, यानी कि इसको ऐसा नहीं कर सकते, इसका गैस नहीं कर सकते कि एक ही जैसा रहेगा। वेदर में वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जैसे कि ये स्टैटिक नहीं है तो ये प्लेस टू प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। Weather can be subject to change as it is affected by the factors like attitude and water bodies. जो weather है उसमें क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जैसे कि उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड एंड वाटर बॉडीज। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, अब वेदर के एलिमेंट्स क्या है। The climate and the weather of a place are determined by common elements as temperature, atmospheric pressure, humidity, clouds, precipitation और wind। जो क्लाइमेट और वेदर है किसी भी जगह के, वो डिटरमिन किससे होते हैं, कॉमन एलिमेंट से, जिसको जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड, प्रेसिपिटेशन और विंड से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर इज द टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ हीट। टेम्परेचर एक ऐसा टर्म है जो एक्सप्रेस करता है इंटेंसिटी और डिग्री को, यानी कि जो गर्मी है उसकी इंटेंसिटी कितनी है और उसकी डिग्री क्या है। यानी कि होता है ना, जो टेम्परेचर है उसको आप डिग्री सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में डिनोट करते हो, तो यही है। The sun is the only natural source of heat energy for the earth। जो सन है वो एक नेचुरल रिसोर्स तो है, नेचुरल सोर्स तो है हीट एनर्जी का, पर किसके लिए, हमारी अर्थ के लिए। जब सन नहीं आता है, अगर ठंडियां हैं तो सन आएगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा लगता है हमें। तो ये क्या है, एक हीट एनर्जी का सोर्स है। इंसोलेशन इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इंसोलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये टोटल अमाउंट है, किसकी टोटल अमाउंट, सोलर एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी सन से मिलती है और वो रिसीव करती है हमारी अर्थ की सरफेस। द रेडिएशन फ्रॉम द सन हैज थ्री कंपोनेंट। जो रेडिएशन आते हैं ना सन से, सन की रेस से जो रेडिएशन आते हैं उनमें तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होती है व्हाइट लाइट जो हमें दिखती है, एक होती है यूवी रेज और एक होती है इंफ्रारेड रेज। देयर इज एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ। जो अर्थ है हमारी, उसमें जो सोलर एनर्जी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, और वो एक्सिस पे इंक्लाइंड हो रही है, यानी कि थोड़ा तिरछी है। यानी कि आप ग्लोब में देख सकते हो, वो डायरेक्ट क्या नहीं होता है, उसका जो स्टैंड है वो वर्टिकली नहीं होता है, तो यानी कि उसकी जो एक्सिस है वो थोड़ा टिल्ट होती है। Therefore, the amount of heat received at any place depends on the duration of the sunlight। तो इसी वजह से जो हीट की अमाउंट रिसीव करेगी अर्थ, वो डिपेंड करेगा उस सनलाइट पे, यानी कि वो किस प्लेस के अकॉर्डिंग कैसी पड़ रही है, और उस एंगल पे जिसपे की जो सनरेज है वो फॉलो होगी अर्थ पे। The temperature of a place is measured with the help of a thermometer। अब टेम्परेचर, हम अपना टेम्परेचर भी किससे मेजर करते हैं, थर्मामीटर से, तो उसी के लिए यूज होता है। The six says thermometer which was invented by James VI automatically record the maximum and minimum temperature of a place during a period of 24 hours। जो सिक्सेस थर्मामीटर है जिसको इन्वेंट किया जेम्स सिक्स ने, इसलिए इसका नाम सिक्सेस थर्मामीटर पड़ गया। वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम किसी भी जगह का, और किसके पीरियड के दौरान, 24 आवर्स होते हैं जो एक दिन को बनाते हैं। Generally, the temperature of a place is determined by the latitude, altitude, distance from the sea।
विंड डायरेक्शन, क्लाउड कवर, यानी कि जो इतने सारे फैक्टर हैं वो किसी टेम्परेचर, किसी प्लेस के टेम्परेचर को डिटरमिन करते हैं उसके लैटिट्यूड, लैटिट्यूड से, लैटिट्यूड किसको बोलते हैं, पैरेलल लाइंस होती है ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कहाँ प्लेस में किसके अकॉर्डिंग है, यानी कि जो सन की रेज है वो कैसे पड़ रही है, एल्टीट्यूड से, डिस्टेंस सी से, विंड डायरेक्शन भी, ह्यूमिडिटी, ओशन करंट, स्लोप ऑफ लैंड, सॉयल, नेचुरल वेजिटेशन, कवर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द एयर हैज वेट एंड इट एक्सर्ट प्रेशर, जो एयर है उसमें तो वेट है और वो प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर दैट द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर हुआ जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है हमारी अर्थ की सरफेस पे। जो वेट है एयर का एक यूनिट एरिया पे, किसी के अर्थ के यूनिट एरिया में जो वेट है एयर का उसको बोलते हैं एयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद अ बैरोमीटर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। यहाँ पे आपको पिक भी दे रखी है स्टूडेंट, ये है बैरोमीटर, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे। तो इसको किससे मापते हैं, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैरोमीटर्स, फॉर्टिन्स बैरोमीटर एंड एनरॉइड बैरोमीटर, यानी कि दो टाइप के बैरोमीटर है जिनका नाम ये दे रखा है। व्हेन एयर एक्सपेंड्स इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, जब एयर फैल जाती है तो वो क्रिएट करती है प्रेशर, यानी कि प्रेशर को लो कर देगी उस एरिया की। Therefore, when the temperature is high, जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो लो प्रेशर इज क्रिएटेड, तब प्रेशर क्या होता है, कम होता है जब टेम्परेचर हाई रहेगा। और जब टेम्परेचर लो रहेगा तो एयर क्या होगी, हैवी होगी और डेंस होगी और ये हाई प्रेशर रीजन बना देगा। इसीलिए जो डिफरेंस है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो कॉज करता है एयर के मूवमेंट को। सेवियर वेदर फिनोमिना सच एज थंडर स्टॉर्म भी इसी वजह से आते हैं, टॉर्नेडो, साइक्लोन, बड़े बड़े तूफान ये हुए ना, तो वो इसी वजह से आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वेरिएशन से। विंड, अब विंड के बारे में पढ़ते हैं, अभी हमने टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा जो एलिमेंट है वेदर के। अब हम पढ़ते हैं विंड, ये भी एलिमेंट है वेदर का। विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, जैसे कि आपको पता है हवा, वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है किसका, हवा का। विंड ब्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर, विंड क्या होती है, ब्लो होती है, चलती है, कहां से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। तो स्टूडेंट ये है विंड वेन, ठीक है, ये है विंड वेन। तो आई होप आपको, सॉरी ये एनोमीटर है और विंड वेन हम अब पढ़ेंगे, तो वो है एनोमीटर। अब ये क्या होता है हम पढ़ते हैं। द ग्रेटर द डिफरेंस, ये है विंड वेन, ये वाला है, ठीक है स्टूडेंट। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस द फास्टर द एयर विल मूव, जितना डिफरेंस प्रेशर के बीच में होगा, द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन दो प्लेसेस के बीच में जो जितना भी प्रेशर का डिफरेंस आएगा उतनी फास्टर क्या होगी, एयर मूव करेगी, यही तो है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन टू प्लेसेस, उतनी ही ज्यादा जो एयर है वो मूव करेगी। The main cause of wind is the unequal heating of the atmosphere by the sun, resulting in differences in the pressure between places. जो मेन कॉज है विंड का वो क्या है, अनइक्वल हीटिंग, यानी कि जैसे हीटिंग नहीं है एटमोस्फियर की, किसके थ्रू, सन के थ्रू, जिससे कि उनमें डिफरेंस हो जाता है प्रेशर में प्लेसेस के बीच में। मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी विंड बाय मेजरिंग द विंड डायरेक्शन एट स्पीड, जो मेट्रोलॉजिस्ट है वो स्टडी करते हैं विंड को कैसे मेजर करके, विंड की डायरेक्शन और उसकी स्पीड को। एनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ द विंड, जो एनोमीटर है वो यूज किया जाता है स्पीड मेजर करने के लिए विंड की। अ विंड वेन इज यूज टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और विंड वेन किसके लिए यूज किया जाता है, डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन पता करने के लिए, और एनिमोमीटर स्पीड विंड की पता करने के लिए। और उन दोनों के पिक्चर मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिए हैं स्टूडेंट। ये हो गया विंड वेन और ये हो गया एनिमोमीटर, ये स्पीड ऑफ विंड बताएगा। तो आप पढ़ते हैं कैसे वर्क करते हैं। अब विंड वेन इज यूज, winds are usually named after the direction they originate from, winds का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस डायरेक्शन वो फ्लो होती है। इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय साउथ ईस्टर्ली मानसून विंड्स, जो इंडिया है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है किससे, जो मानसून विंड आती है कहां से, साउथ ईस्ट से। This implies that monsoon wind originate from the साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। इसका मतलब है जो मानसून विंड है वो ओरिजिनेट यानी कि वहां से
ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है, फ्लो हो रही है, कहाँ से? साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से। इसलिए जो विंड है वो कहाँ से आ रही है? ईस्ट से आ रही है और वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं ईस्टर्ली विंड। ईस्टर्ली विंड के नाम से ही आपको जैसे याद रखना है, जो विंड कहाँ से आ रही है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। इफ द अर्थ वॉज स्टेशनरी, अगर अर्थ स्टेशनरी यानी कि एक ही जगह ठहरती, तो जो डायरेक्शन है सारी विंड की वो क्या होती? कहाँ से चलती? नॉर्थ टू साउथ चलती इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। बट द अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पर जो अर्थ है वो कहाँ से मूव करती है? वेस्ट से डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में, और रोटेशन की वजह से अपनी एक्सिस पे जो विंड्स है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड कोरोलियस फोर्स, और इस फोर्स को कोरोलियस फोर्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो विंड्स है वो डिफ्लेक्टेड होती है किधर की तरफ? टूवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ कहाँ? साउदर्न हेमिस्फीयर में। विंड्स ट्रांसपोर्ट हीट एंड मॉइस्चर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, जो विंड है वो ले जाती है हीट को भी और मॉइस्चर को भी एक रीजन से दूसरे रीजन में। द डायरेक्शन ऑफ द विंड अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, जो डायरेक्शन होती है विंड की वो अफेक्ट करती है टेम्परेचर किसी भी प्लेस का। विंड कमिंग फ्रॉम वार्मर एरियाज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, जो विंड कहाँ से आएगी? गर्म जगह से आएंगी, वो इंक्रीज कर देती है टेम्परेचर को उस जगह के। और जो विंड कूलर रीजन से आएंगी, ठंडे इलाकों से आएंगी, वो डिक्रीज कर देती है टेम्परेचर किसी भी प्लेस का। सो नॉर्मल सी बात है, गर्म हवा रहेगी तो प्लेस कैसा हो जाता है? थोड़ा गर्म, और ठंडा रहेगा तो ठंडा बना देती है वो विंड प्लेस। रीजन्स नियर द डेजर्ट है हाई टेम्परेचर, अब जो मरुस्थल की जगह है जैसे कि राजस्थान एग्जाम्पल है, तो वहां हाई टेम्परेचर होता है, और जो प्लेस पोल्स के नजदीक है वहां कूल टेम्परेचर होता है, क्योंकि पोल्स पे बर्फ पड़ी रहती है और वहां से जब हवाएं चलती होंगी वो उन प्लेसेस को भी ठंडा बना देती है। अब हम पढ़ते हैं वेदर का ये एलिमेंट ह्यूमिडिटी के बारे में। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर, जो ह्यूमिडिटी है वो अमाउंट है मॉइस्चर या वाटर वेपर का जो एटमोस्फियर में प्रेजेंट है। इट इज द अमाउंट ऑफ डैम्पनेस इन द एटमोस्फियर, और ये किसकी अमाउंट है? डैम्पनेस की, किसकी? एटमोस्फियर में। वाटर इज एडेड टू द एटमोस्फियर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, जो वाटर है उसको ऐड किया जाता है एटमोस्फियर में किसकी प्रोसेस से? इवोपरेशन की प्रोसेस से। द एयर अराउंड अस ऑलवेज कंटेन वाटर वेपर, जो हमारे आसपास जो भी एयर है उसमें वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है, और बहुत अलग अलग अमाउंट में। जैसे कि अ डैम क्लोथ एक्सपोज टू द एयर ड्राइज रैपिडली, यानी कि जैसे थोड़े गीले नमी वाले क्लोथ रहेंगे वो क्या कर देते हैं? वो जल्दी एयर में ड्राई हो जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट सीजन, गर्मी के दौरान। और रेनी सीजन में आप देखोगे जो डैम क्लोथ है वो क्या होते हैं? जल्दी सूखते नहीं है। ह्यूमिडिटी इज ऑफ टू टाइप, ह्यूमिडिटी दो टाइप की होती है, एक एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? टोटल अमाउंट है वाटर वेपर का जो प्रेजेंट है एयर में एट ए सर्टेन टेम्परेचर, यानी कि किसी सर्टेन टेम्परेचर और वॉल्यूम पे, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी रेशियो हुआ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का एक सर्टेन वॉल्यूम के, एयर के एक सर्टेन वॉल्यूम में। ठीक है, तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो रेशियो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का किसी सर्टेन वॉल्यूम के, एयर के किसी सर्टेन वॉल्यूम में। और जो मैक्सिमम अमाउंट है जो एग्जिस्ट करती है कंडेंसेशन के बिना एट ए सर्टेन टेम्परेचर पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द चेंज इन एयर टेम्परेचर, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ती भी और घटती भी है किसके अकॉर्डिंग? एयर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि टेम्परेचर किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे 1 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में कंटेन, उसमें कितना वेपर होगा? 4.8 ग्राम। एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस वो इंक्रीज हो जाएगा 30.4 ग्राम। इसलिए हमें इससे ही पता चलता है कि जितना टेम्परेचर एयर में हाई होगा उतना ही मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब करेगी। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द हाइग्रोमीटर, और हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर या वेट और ड्राई बल्ब थर्मामीटर यूज करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, और हर एक केस में जो सैचुरेशन पॉइंट है उसको लिया जाता है 100। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हाई है तो ईयर को कहा जाएगा मॉइस्ट, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो है तो ईयर को कहा जाएगा ड्राई। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करेगा कि अगर वो हाई रहेगी तो ईयर क्या होगी? मॉइस्ट, और लो रहेगी तो ईयर होगी ड्राई। ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच ईयर गेट्स फुली सैचुरेटेड, ड्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें कि जो ईयर है वो सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी कि अलग अलग हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन क्या है? इवोपरेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो इवोपरेशन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जो वाटर बॉडीज हमारी अर्थ के सरफेस में प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल करते हैं एटमोस्फेयर में। क्यों? कैसे? जो सन है
ठीक है, उसकी रेस पड़ेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पानी भाप में बनेगा। तो पूरा पानी नहीं ना, ये स्लो प्रोसेस होती है, इसलिए पता नहीं चलता है। The capacity of the air to hold water depends largely on the temperature. जो कैपेसिटी है एयर की वाटर को होल्ड करने की, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। जो वार्म एयर है वो वाटर को, वेपर को क्या करती है, जो वार्म एयर है जिसमें वाटर वेपर प्रेजेंट रहती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, जब उठती है तो वो किसके कांटेक्ट में आती है, कूलर लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, यानी कि जो कूलर लेयर है एटमोस्फियर के, उसके कांटेक्ट में आती है, और जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। When minute droplets of water or crystal join together to form drops or large crystal which are too heavy to float, they start falling on the earth as precipitation। और precipitation का मतलब जब बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वाटर के जैसे क्रिस्टल एक साथ जुड़ जाते हैं ना, तो वो फॉर्म करेंगे ड्रॉप्स को, और जब वो लार्ज क्रिस्टल बनेंगे वो बहुत ही हैवी हो जाएंगे तैरने के लिए, तो इसलिए वो क्या गिरने लगते हैं अर्थ पे, और इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। रेन, स्नो, हेल एंड स्लीट आर सम फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। रेन, स्नो, हेल और स्लीट के क्या हुए, कुछ फॉर्म हुए प्रेसिपिटेशन के। द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन चेंजेस विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। और जो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है वो बदलता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो रेनफॉल है वो कॉमन है लोअर एल्टीट्यूड में, और स्नोफॉल भी कहाँ, इन द हायर एल्टीट्यूड में, यानी कि ऊंचे इलाकों में आप देखते होंगे बर्फ पड़ती है, और लोअर एल्टीट्यूड में रेनफॉल होती है। रेनफॉल इज मेजर्ड विद रेन गॉज, और रेनफॉल को भी मेजर करने के लिए रेन गॉज को यूज किया जाता है। रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर में, और सेंटीमीटर में रेनफॉल को मेजर करते हैं। द डेली रिकॉर्ड्स आर एडेड फॉर अ ईयर, और जो भी डेली रिकॉर्ड है वो ऐड किया जाता है एक साल के लिए, जो टोटल रेनफॉल इन वन पर्टिकुलर ईयर में बताएगा। जो एवरेज रेनफॉल है किसी भी प्लेस की वो 35 to 40 ईयर्स, जिसको बोलते हैं मीन एनुअल रेनफॉल। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने यहाँ तक पढ़ लिया प्रेसिपिटेशन, और ये हो गया हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर हमने पढ़ा कि किसके लिए यूज होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। तो ये है ड्राई बल्ब थर्मामीटर है, और ये वेट बल्ब थर्मामीटर है। टेम्परेचर स्केल, और यहाँ पे मशीन क्लोथ और वाटर कंटेनर ये है। तो हाइग्रोमीटर यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और ये हो गया स्टूडेंट रेनफॉल, जिसका आप क्या मेजर करते हो, रेनफॉल को, और रेनफॉल मिलीमीटर सेंटीमीटर में आप मेजर करके बता देते हो। तो स्टूडेंट ये हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं क्लाउड्स। A cloud is a mass of small water droplets that float in the air। जो क्लाउड है वो मैस है किसका, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स का, जो फ्लोट होता है हवा में। क्लाउड्स आर नेम्ड पार्टली अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। जो क्लाउड है उनका नाम रखा गया है उनके शेप के अकॉर्डिंग, और पार्टली यानी कि कुछ नाम उनके कैसे रखा गया है, एल्टीट्यूड में जहां वो फॉर्म होते हैं। दे हैव ए ब्लैंकेटिंग इफेक्ट, उनका ब्लैंकेटिंग इफेक्ट है। एंड रेडिएंट हीट लॉस टू स्पेस अंडर क्लियर स्काईज। और जो रेडिएंट हीट है वो लॉस कर देते हैं, ठीक है, जब आसमान साफ रहता है। इज मच ग्रेटर देन वेयर देयर इज लो क्लाउड कवर, और वो ज्यादा रहता है किसके कंपैरिजन में, जहां क्लाउड कम है। यानी कि ब्लैंकेटिंग इफेक्ट कैसा होगा, जो रेडिएंट हीट है वो लॉस हो जाएगी जब क्या रहेगा, आसमान साफ रहेगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, वहां के जहां क्लाउड के कवर क्या होंगे, कम होंगे। When the temperature of the air goes below dew point, the water vapor condenses into small droplets of water around small particles। जो टेम्परेचर है हवा में वो जब ड्यू पॉइंट के नीचे जाएगा तो वाटर वेपर जम जाएगा, और क्या बनेगी, उससे स्मॉल ड्रॉपलेट बनेगी वाटर की, किसके अराउंड, स्मॉल पार्टिकल्स के अराउंड। द एक्सटेंट ऑफ क्लाउड कवर इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। जो क्लाउड कवर का एक्सटेंट है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो अफेक्ट करता है टेम्परेचर को, अर्थ सरफेस के और एटमोस्फेयर को भी। जो क्लाउड्स है उसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है 4 ग्रुप में, जो है निम्बस क्लाउड, स्ट्रेटस क्लाउड, कुमुलस क्लाउड और साइरस क्लाउड। तो स्टूडेंट निम्बस क्लाउड क्या होते हैं, दीज आर द रियल रेन क्लाउड। ये एक रियल रेन क्लाउड है, यानी कि जिनकी वजह से रेन आती है, इसको बोलते हैं साइरस। ठीक है, ये क्या होते हैं, मोटे, सॉरी कहाँ पे है ये निम्बस क्लाउड, ये इनकी वजह से रेन होती है। ये होते हैं काले, घने, और लेयर्स में स्प्रेड होते हैं, और ये कंटिन्यूस रेन और स्नो करते हैं। और स्ट्रेटस क्लाउड है ये
फैले फैले टाइप की। तो स्ट्रेटेड क्लाउड ये क्या होता है, लेयर क्लाउड होते हैं जो पूरे आसमान में फैले होते हैं और वो वहां पे बनते हैं जहाँ पे लो लेवल है, जैसे कि 2 किलोमीटर से कम। और ये यूनिफॉर्मली ग्रे और डल होते हैं। और कुमुलस क्लाउड ये क्या है, कॉलीफ्लावर शेप्ड क्लाउड, जिनमें क्या है, ज्यादा वर्टिकल हाइट है और टॉप पे डोम शेप्ड दिखते हैं और फ्लैट बेस होता है इनका। ये रेनफॉल कोज करते हैं, लाइटनिंग भी, थंडर भी, और व्हाइट और ग्रे कलर के होते हैं। तो ये हुआ कुमुलस क्लाउड। साइरस क्लाउड, दीज आर फीदरी फाइब्रस, यानी कि जैसे फेदर होता है ना बारीक, वैसी। तो जे फॉर्म होते हैं एक हाई लेवल पे 5 to 10 किलोमीटर के। और ये कंसिस्ट करते हैं टीनी क्रिस्टल किसके, आइस के। एंड लुक लाइक विस्प ऑफ कॉटन, ऐसा लगता है जैसे रुई उड़ती है ना स्काई में, वैसे टाइप के लगते हैं साइरस क्लाउड। अब डिफरेंस क्या हुआ वेदर और क्लाइमेट में, यहाँ पे पढ़ते हैं। वेदर स्टैंड फॉर एक्चुअल एटमोस्फेरिक कंडीशन, जो वेदर है वो स्टैंड करता है जो एक्चुअल एटमोस्फेरिक कंडीशन है किसी कम टाइम के लिए, ए डे और टू, यानी कि एक दिन या 2 दिन के लिए बस। पर जो क्लाइमेट है वो क्या है, एग्रीगेट ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशन फॉर लार्जर पीरियड, यानी कि लार्जर पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसे 30 to 35 ईयर्स, तो क्लाइमेट ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, वेदर बहुत कम टाइम के लिए। वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, वेदर है वो दिन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है और उसको जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि मौसम हमेशा रोज ऐसे ही रहेगा। पर जो क्लाइमेट है वो ऐसी वेदर कंडीशन है जब हम किसी एरिया के बारे में उसको बता सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड तक ये ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वेदर डिपेंड करता है डोमिनेंट एलिमेंट पे पर्टिकुलर टाइम में, जैसे रेनफॉल और टेम्परेचर पे। पर जो क्लाइमेट है वो एक कंपोजिट वेदर कंडीशन है जो एक लंबे पीरियड तक स्प्रेड रहेगा, फैला रहेगा एक लार्ज एरिया में। एवरी टाइप ऑफ वेदर कैन अकर एट द सेम प्लेस, हर एक टाइप का वेदर अकर हो सकता है एक ही प्लेस में, पर एक पर्टिकुलर प्लेस में ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं हो सकती। तो इन दोनों में डिफरेंस आप समझ सकते हो। वेदर इज अनसर्टेन, वेदर के बारे में पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि वो बदल जाता है, एक दिन में कितनी बार भी बदल जाएगा, अभी धूप आएगी, अभी बारिश आएगी, अभी हवा चल जाएगी। वी कैन ओनली फोरकास्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम अहेड, और हम कम ही टाइम के लिए उसका फोरकास्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं। पर जो क्लाइमेट है वो क्या है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है एंड इज सिमिलर ईयर आफ्टर ईयर, और एक ही जैसी रहती है। वेदर रिफर्स टू ए पर्टिकुलर प्लेस, वेदर एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में हम बता सकते हैं, पर क्लाइमेट हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बताएंगे। तो वेदर किसको रिफर करेगा, पर्टिकुलर प्लेस को, और क्लाइमेट रिफर करेगा पर्टिकुलर एरिया को। डेली वेदर इज प्रेडिक्टेड बाय मीटरोलॉजिस्ट बेस्ड ऑन द डेली रिकॉर्ड्स, और रोज का वेदर प्रेडिक्ट होता है मीटरोलॉजिस्ट के थ्रू, किस बेस पे, जो डेली रिकॉर्ड है एटमोस्फेरिक कंडीशन के वेदर स्टेशन में, तो वहां पे पता चलता है आज का मौसम कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। वेदर फोरकास्टिंग क्या है, meteorologists are the scientists who study the weather condition and weather forecast issued by the country's meteorological department। जो meteorologists हैं वो साइंटिस्ट होते हैं जो वेदर कंडीशन को पढ़ते हैं और वेदर फोरकास्ट इशू कर देते हैं उस कंट्रीज की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। वेदर फोरकास्टिंग कैन बी हर्ड ऑन, ये रेडियो में सुन सकते हैं, टेलीविजन में सुन सकते हैं, उनकी रिपोर्ट बेस होती है उस डाटा पे जो कलेक्ट करते हैं वो वेदर वीडियोज और मेट्रोलॉजिकल स्टेशन से, जैसे कि नाम दे रखे हैं आपको, एलिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, जो दिल्ली मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। ऑल दिस मेट्रोलॉजिकल स्टेशन आर यूजिंग वेरियस इंस्ट्रूमेंट, यहाँ यूज होते हैं ताकि वो गैदर कर पाए एक वाइड रेंज ऑफ डाटा, किस बेसिस पे, जो वेदर मैप्स उन्होंने प्रिपेयर किए हैं। वेदर रॉकेट शिप्स, वेदर बैलून्स एंड वेदर सैटेलाइट यूज करते हैं मॉनिटर करने के लिए डेली वेदर को। तो ये वेदर बैलून। जीओईएस और जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट ये प्रोवाइड करती है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग किसकी, एटमॉस्फेरिक कंडीशन की, जैसे हेल स्टॉर्म आने वाला है वो बता देंगे, हरिकेन्स आने वाला है वो बता देंगे, बड़े बड़े तूफान, टॉर्नेडोज और साइक्लोन्स की। तो जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट ये भी स्टूडेंट। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे इरेडियंस सेंसर, तो इसमें सेंसर भी लगे होते हैं स्टूडेंट, ये जैसे कि इसमें सेंसर भी लगे होते हैं। तो स्टूडेंट जब उसमें सेंसर लगे होंगे तो कोई इजीली क्या कर देगा, देख लेगा, पता चल जाएगा मतलब। सोलर अल्ट्रावाइट इमेजर ये यहाँ पे लगे होते हैं, और मैग्नेटोमीटर यहाँ पे लगा होगा, और एडवांस बेसलाइन इमेजर यहाँ पे लगा होगा, जियो स्टेशनरी लाइटनिंग ये यहाँ पे लगा होगा। तो ये है स्टूडेंट ऐसे जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट के बारे में, यहाँ पे मैप लगा है ये। They also include warning of hazardous weather such as flood, snowfall, storm, heavy rains, etc. वो इस काम भी आते हैं कि वार्निंग दी जाए लोगों को कि वो क्या हो जाए, अटेंटिव हो जाए कि भाई ये आने वाले हैं, स्नोफॉल होने वाला है, स्टॉर्म जैसे कि बता दिया जाता है।
जनरली मोस्ट नेशनल फोरकास्ट प्रेडिक्ट वेदर रिपोर्ट्स फॉर देयर ओन कंट्रीज। ज्यादातर क्या होता है, जो नेशनल फोरकास्ट होते हैं वो अपनी कंट्री के बारे में ही बताए जाते हैं। दे मेनली फोकस ऑन द एस्पेक्ट, वो इस एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं जो क्या होता है, इम्पैक्ट करता है उन कंट्रीज को। दे मेनली फोरकास्ट अबाउट द रेनफॉल और टेम्परेचर के बारे में और भी चीजें बताते हैं। वेदर इंस्ट्रूमेंट क्या हुए, द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर यूज विच आर हेल्पफुल टू मेजर वेदर। बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट ये बता रहे थे आपको, ये यूज होते हैं वेदर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदर के बारे में जानने के लिए। और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं क्लाइमेट डाटा को कलेक्ट करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए मैप और चार्ट को। जैसे थर्मामीटर मेजर करेगा टेम्परेचर को, बैरोमीटर मेजर करेगा एटमोस्फेरिक प्रेशर को, हाइग्रोमीटर हमने पढ़ा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनबोज पढ़ा था हमने अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने के लिए, विंड वेन और एनोमीटर जो बताएगा डायरेक्शन, और ये तो डायरेक्शन बताएगा विंड वेन, और एनोमीटर स्पीड बताएगा विंड्स की। अब हम पढ़ते हैं थर्मामीटर के बारे में, जिसको हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, हमारी बॉडी में चेंज होता है, और ये क्या करता है, कंटेन वॉल्यूम करता है मरकरी का या एल्कोहल कंटेन करता है ग्लास ट्यूब में, और इसमें बल्ब भी होता है किनारे लगा हुआ यहाँ पे। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर आर, और जो इंस्ट्रूमेंट है यूज किए जाते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो है, जैसे कि थर्मामीटर है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी मेजर। डिग्री फ़ारेनहाइट किसके लिए, डिग्री सेल्सियस के। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे, और फ़ारेनहाइट पे 212 फ़ारेनहाइट और वाटर बॉयल होगा। तो ये है स्टूडेंट थर्मामीटर, ये है फ़ारेनहाइट वाला, ये सेल्सियस वाला। अब हम पढ़ते हैं थर्मामीटर, 6s मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर और थर्मामीटर के बारे में। एट द वेदर स्टेशन द थर्मामीटर आर केप्ट इन स्टेशन, स्क्रीन पे रखा जाता है, जो प्रोटेक्ट करता है थर्मामीटर को सन के डायरेक्ट रेज से। थर्मामीटर को यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इट इज अ नैरो ग्लास ट्यूब है जिसको फिल किया जाता है मरकरी और एल्कोहल से। टू टाइप ऑफ स्केल मेजरिंग टेम्परेचर, इसमें दो टाइप के स्केल मेजरिंग टेम्परेचर लगे होते हैं, जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड, जैसा हमने देख लिया। फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बैरोमीटर हमने पढ़ लिया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए, और ये इन्वेंट किया गया किस साइंटिस्ट के थ्रू, गैलीलियो के थ्रू, और उसका उनके जो असिस्टेंट थे उनका नाम था टॉर्सेली, 1643 में इन्वेंट किया गया। टू टाइप ऑफ बैरोमीटर है, एक तो सिंपल है, एक एंड्रॉइड बैरोमीटर है। सिंपल 14 बैरोमीटर क्या है, इसमें लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जिसको फिल किया जाता है मरकरी से, और इसको सील्ड किया जाता है, इसके अपर एंड को सील किया जाता है और लोअर एरिया को ओपन रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको ना, एस जी प्रेशर, यानी कि मरकरी का प्रेशर इक्वल है एयर प्रेशर के। यहाँ पे एटमोस्फेयर प्रेशर यहाँ से लग रहा है, मरकरी यहाँ पे है और वैक्यूम है यहाँ पे। तो ये है स्टूडेंट इसका फिगर बैरोमीटर का। ठीक है, तो मरकरी यहाँ पे है, और यहाँ पे इसको ओपन रखा गया, ऊपर इसको बंद, यहाँ पे वैक्यूम, ये ग्लास ट्यूब होती है, मरकरी फिल किया गया है। एनीरॉइड बैरोमीटर, ये क्या है, पोर्टेबल, यानी कि आप इसको इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, और इसका मेन एडवांटेज है इट इज वेरी इजी टू कैरी, ले जाने के लिए, जैसे कि पोर्टेबल है, इसमें मरकरी कॉलम नहीं होता है, और इसमें पार्शियली इवैक्यूएटेड मेटल बॉक्स है। ये बॉक्स क्या होता है, सेंसिटिव होता है एयर प्रेशर के वेरिएशन के लिए, यानी कि चेंज कहाँ कहाँ पे आ रहा है। ये एक्सपेंड तब होता है जब प्रेशर लो होता है, और कंप्रेस तब होता है जब प्रेशर हाई होता है। और इसमें स्केल भी होती है, ये इंडिकेट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए। तो ये है स्टूडेंट पॉइंटर, ये है स्पिंडल, और ये है लेवर, और ये है वैक्यूम चैम्बर। ए बैरोग्राफ, ए बैरोग्राफ इज यूज टू मॉनिटर प्रेशर, बैरोग्राफ को यूज किया जाता है प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। हाइग्रोमीटर मेजर करता है किस, इस ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, और वो मेजर करता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो एक्चुअल अमाउंट है वाटर वेपर का जो प्रेजेंट है ईयर में, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर में, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हमने पहले भी पढ़ लिया था थोड़ा। अब ये रेशियो बताता है किसके बीच, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और किसके बीच, जो टोटल अमाउंट ईयर है जो इसने होल्ड किया उस टेम्परेचर पे, तो इसको बोलेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज में। When the relative humidity of air at a given temperature 100% रहेगी तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड एयर। जो अमाउंट होगी वाटर वेपर की जो प्रेजेंट रहेगी एयर में, वो किसके बराबर होगी, वाटर वेपर के जो प्रेजेंट रहेगी, जो एयर ने कैरी की है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, यानी कि जो वाटर वेपर की अमाउंट होगी जो एयर में प्रेजेंट है वो किसके बराबर होगी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो वो एयर कैरी करेगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे।
और जो हाइग्रोमीटर है वो कंसिस्ट करता है वेट और ड्राई बल्ब थर्मामीटर को, ये हमने पढ़ लिया था, देख भी लिया था इसका फिगर। ड्राई बल्ब थर्मामीटर रिकॉर्ड करता है एक्चुअल एयर टेम्परेचर को उस एटमोस्फियर की, और वेट बल्ब थर्मामीटर रिकॉर्ड करता है एवोपरेशन के रेट को फ्रॉम इट्स वीक इन द ईयर, यानी कि जितना भी जो भी उसका वीक होगा ईयर में। When the air is very dry, जब एयर ड्राई होगी उसमें रैपिड एवोपरेशन होगा वाटर का, किसमें, उस विक के थ्रू, यानी कि जो वेटेड क्लॉथ है, और वो उसको ठंडा कर देगा वेट बल्ब थर्मामीटर को। और जो डिफरेंस आएगा बिटवीन ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर वो इंडिकेशन दे देगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को। तो स्टूडेंट ये है, तो यहाँ पे है ये भी वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर हाइग्रोमीटर, यानी कि आपको दिया गया है डायग्राम। अ लार्ज डिफरेंस शोज अ लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ज्यादा डिफरेंस शो करेगा लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, और स्मॉल डिफरेंस शो करेगा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। वेयर द रीडिंग्स विल बी द सेम, जबकि रीडिंग सेम रहेगी देन इट विल बी टेकन into account that air has reached the saturation point, और जब रीडिंग सेम रहेगी डिफरेंस का होने के बाद भी, तो जो ईयर है ऐसा माना जाएगा जो ईयर है वो रीच हो चुकी है, पहुंच चुकी है सैचुरेशन पॉइंट पे, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 100% है, तो इसको बोलेंगे ड्यू पॉइंट। वेदर ऑफिसेज यूज हाइग्रोग्राफ फॉर कीपिंग अ कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो वेदर ऑफिसेज हैं वो यूज करते हैं हाइग्रोग्राफ को क्या कीप करने के लिए, रिकॉर्ड कीप करने के लिए, रखने के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी का और ग्राफ पेपर पे। रेनफॉल, जैसे कि रेनफॉल को मेजर करने के लिए काम आता है इंस्ट्रूमेंट, तो यानी कि ये क्या है, एक सिलेंडर के फॉर्म में है, इसमें फनल लगी हुई है, यहाँ पे मेजर करने के लिए बताए गए मेजरमेंट। रेन वॉश कंसिस्ट करता है कंटेनर को जिसमें फनल फिट डेकोरेटली की जाती है, और जो बॉटल है वो प्लेस किया जाता है उस मेटल कंटेनर के, ए बॉटल इज प्लेस इनसाइड द मेटल कंटेनर के अंदर, और जो फनल है वो डायरेक्ट क्या करती है, रेन वाटर को जो फॉल होती है उस पे और कलेक्ट कर देती है उस बोतल पे। ये द रेन गॉज इज प्लेस इन एन एरिया अवे फ्रॉम ट्रीज, और रेन गॉज को वहां पे प्लेस करते हैं दूर ट्री से, बिल्डिंग से भी दूर और किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर, जो ताकि क्या ताकि कोई ये चीजें क्या नहीं कर पाए, इन इसको रोक ना पाए, रेनफॉल को उसमें जमा होने से रोक ना पाए, क्योंकि ये चीजें क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है ना, ठीक है, वो रेनफॉल गिरने के लिए। इट इज केप्ट ऑन ए स्लाइटली रेस्ड प्लेटफॉर्म टू अवॉइड स्प्लैशेस ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, और इसको केप्ट किया जाता है, थोड़ा ऊपर उठा के रखा जाता है, ठीक है, ताकि जो अवॉइड करने के लिए जो रेनफॉल वाटर के स्प्लैशेस हैं ग्राउंड से, यानी कि उसमें ना जाए। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्ट ड्यूरिंग अ डे इज मेजर्ड विद द मेजरिंग जार, और जो एक्चुअल अमाउंट है रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है एक दिन के लिए, जिसको मेजर किया जाता है मेजरिंग जार से। रेनफॉल इज मेजर्ड इन मिलीमीटर, और स्नो और हेल इज मेजर्ड आफ्टर मेल्टिंग देम, तो मेल्ट होने के बाद ही स्नो और हेल को मेजर किया जाएगा। सेल्फ रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्लूवियोग्राफ कैन मेजर द रेनफॉल ऑटोमेटिकली, जो सेल्फ रिकॉर्डिंग यानी कि जो अपने आप ही रिकॉर्ड करता है, प्लूवियोग्राफ जिसको बोलते हैं, वो मेजर कर देता है रेनफॉल को ऑटोमेटिकली। द रीडिंग इज जनरली टेकन वंस, और रीडिंग को एक ही बार लिया जाता है, तो इन एवरी यानी कि हर 3 घंटे के बाद एट ए फिक्स टाइम पे विद द प्रिवेलिंग विंड, यानी कि जो विंड आएगी मूव करेगा तब। द विंड कैचेज द टेल ऑफ द एरो, जो विंड है वो इसकी पूंछ ये है ना, इसको कैच करेगी और ये घूमने लग जाएगा, और किस डायरेक्शन में, जहां से जो हवा है वो ब्लो कर रही है, तो इसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे स्टूडेंट ये है, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये घूमेगा, मतलब जब विंड आएगी तो ऐसे करके, और ये एरो पॉइंटेड करेगा डायरेक्शन को, तो स्टूडेंट ये हो गई टेल, यानी कि ये पता लगाएगी कि विंड किस डायरेक्शन से आ रही है, तो इसके लिए विंड विंड यूज किया जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे और अच्छे समझ में आ गया होगा इस वीडियो से। जो सेकंड पार्ट है विद द कंपास, जो सेकंड पार्ट है जिसके साथ कंपास लगा है वो स्टेशनरी है, और वो ये दिखाता कि किस डायरेक्शन में जो विंड है वो मूव हो रही है, तो ये डायरेक्शन है यहाँ पे। विंड्स आर ऑलवेज नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन दे ब्लो, विंड का नाम तो तभी रखा जाता है जहां जिस डायरेक्शन से, जिस दिशा से वो चलती हैं, बहती हैं। दैट इज अ साउथ वेस्ट विंड इज वन दैट ब्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट, जो साउथ वेस्ट विंड है वो कहाँ से ब्लो होगी, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट है वो कहाँ से ब्लो होगी, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, अब जो विंड की स्पीड है ये तो विंड की डायरेक्शन बताएगा, और जो विंड की स्पीड है वो हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, एनीमोमीटर है उसका नाम, जो कंसिस्ट करता है कितना, 3 और 4 मेटल कप्स, ये या तो 3 होंगे या 4 होंगे। तो स्टूडेंट
या तो 3 होंगे ये, यहाँ पे तो मैंने 3 का दिखा रखा है, 4 भी हो सकते हैं जैसे कि आपको दिया है। तो ये ऐसे मूव करता है ये। तो ये स्पीड बताएगा विंड की। जितनी जल्दी जल्दी मूव करेगा उतनी ज्यादा स्पीड होगी विंड की। तो आई होप आपको इससे भी अच्छे से समझ में आया होगा। माउंटेड ऑन अ पोल, इस पोल पे माउंटेन है ये, सो दैट द कप विल कैच द विंड, इसलिए ये जो कप है ये कैच कर देंगे विंड को। और इस वजह से जो स्पिन है, जो व्हील है, वो एक क्या होगी, किसी रेट पे किसके प्रोपोर्शनल होगी, विंड स्पीड के। यानी कि जो ये स्पिन है ना व्हील, ये इसको घुमाएगी ना, तो ये कब घूमेगी, ये प्रोपोर्शनल होगी जितनी विंड की स्पीड होगी। देयर इज अ डायल एट द बेस, और इसके बेस पे डायल होगा। दैट रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम द कप टर्न इन अ फिक्स पीरियड, और जो रिकॉर्ड करेगा कितनी बार जो कप है वो टर्न हो रहे हैं एक फिक्स पीरियड के दौरान। और विंड स्पीड को हम मेजर करेंगे नॉट्स में। तो स्टूडेंट ये हमने पढ़ा इसके बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोथर्म्स, आइसोबार्स एंड आइसोहाइट्स क्या होते हैं। आइसोथर्म्स, आइसोबार और आइसोहाइट्स के बारे में। जो आइसोथर्म है वो क्या है, जो प्लेसेस जिसमें इक्वल टेम्परेचर होता है उनको ज्वाइन किया जाता है इमेजरी लाइन से, जिसको बोलते हैं आइसोथर्म। तो आइसोथर्म में जहाँ पे भी इक्वल टेम्परेचर होगा उनको ज्वाइन किया जाएगा इमेजरी लाइन से। और आइसोहाइट में जो प्लेस है जिनमें सेम और इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है उनको बोलेंगे आइसोहाइट। आइसोथर्म में आइसोहाइट मैप आर मेनली यूज इन एन एलिमेंट ऑफ क्लाइमेटिक मैप, इन क्लाइमेटिक मैप के लिए यूज किया जाता है। तो आइसोथर्म बताएगा टेम्परेचर को और आइसोहाइट बताएगा रेनफॉल को। और आइसोबार क्या बताएगा, ये जो ये लाइन है वो कनेक्ट करती है सारे प्लेसेस को जिनका सेम एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा उस गिवन टाइम पे, और जितना एवरेज होगा एटमोस्फेयर प्रेशर का उस गिवन पीरियड में। तो आइसोबार एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए हो गया। जियोबज में क्या दिया है, द फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज इंडिया में स्टेब्लिश हुई, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने स्टेब्लिश की, और वो इंक्लूडेड है कलकत्ता ऑब्जर्वेटरी में 1785 में बनी, मद्रास ऑब्जर्वेटरी 1796 में बनी, एंड कोलेबा ऑब्जर्वेटरी जो 1826 में बनी। तो स्टूडेंट ये मैप है, इसमें आप ऐसे करते हो, आइसोथर्म को कैसे यूज करोगे, लाइंस ज्वाइन की हुई है। आइसोथर्म यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा ना। और आइसोहाइट मैप ये हो गया, आइसोहाइट मैप ये हो गया, यहाँ पे बता रखा है ना ये लाइन से, ठीक है। तो आइसोहाइट जिसमें क्या हो जाएगा, रेनफॉल इक्वल अमाउंट में होती है जहां उनको लाइन के थ्रू बताया जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, क्लास 7 के ज्योग्राफी का चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। मेरी वीडियोस ऐसे दिखा कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।